सुहानी सुबह उस गगनचुंबी इमारत में बने आलीशान ऑफिस में बॉस की कुर्सी पर सूट वूट और टाई लगाकर एक व्यक्ति बैठा था जो किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बार बार टेबल पर रखे अपने महंगे एप्पल के आईफोन को अनलॉक करके उसकी स्क्रीन पर लगी एक लड़की की फोटो को देखकर न जाने कहाँ खोया हुआ था। परिचय: अनिरुद्ध जायसवाल, उम्र 18 वर्ष, रंग गेहुआ, कद 5.9, जायसवाल इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अनिरुद्ध ने जल्दी से अपने फोन को लॉक कर दिया और संभल कर बैठ गया। फिर बाहर से किसी ने कहा, अंदर आ सकता हूँ? अनिरुद्ध ने जवाब देते हुए कहा, हाँ आ जाओ। एक बड़े ही सुंदर युवक ने ऑफिस में कदम रखा जिसके कंधों पर एक बैग लटका हुआ था। अनिरुद्ध को देखते ही वह बोला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अनिरुद्ध ने जवाब दिया। अब उस लड़के ने अपने बैग में से एक फाइल निकाली और अनिरुद्ध के सामने टेबल पर रख दी। अनिरुद्ध ने उस फाइल को उठाया और खोला। उस फाइल में उस लड़की का बायोडाटा था और साथ में कुछ छुपकर खींची हुई तस्वीरें थीं। कुछ देर उन तस्वीरों को देखने के बाद अनिरुद्ध ने फाइल को बंद करके अपने टेबल के नीचे बने दराज में रख दिया। फिर सामने बैठे उस सुंदर से युवक से बोला, तुम्हारा काम हो गया, रिसेप्शन से जाकर अपना पेमेंट ले लो। युवक ने थैंक यू कहा और वापस ऑफिस से बाहर निकल गया। अनिरुद्ध न जाने क्या सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फाइल उठाई और ऑफिस से बाहर निकल गया। बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में आकर उसने अपनी आलीशान कार निकाली और जल्द ही उसे ड्राइव करते हुए एक बहुत ही बड़े और महंगे हॉस्पिटल में जा पहुंचा। फिर लिफ्ट में आकर उसने 9th फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट ने अपनी रफ्तार पकड़ी और ऊपर की तरफ जाने लगी। जल्द ही वह 9th फ्लोर पर आ चुका था। लिफ्ट से निकलकर कुछ कदम चलने के बाद वह एक केबिन के बाहर खड़ा था जिसके दरवाजे के ऊपर डॉक्टर देवेंद्र लिखा हुआ था। वह दरवाजे को बगैर नॉक किए अंदर दाखिल हो गया। सामने डॉक्टर देवेंद्र बैठे हुए किसी पेशेंट के परिजनों से बात कर रहे थे। उन्होंने अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए। अनिरुद्ध ने अपनी महंगी घड़ी की तरफ समय देखा और सामने लगे सोफे पर बैठ गया। डॉक्टर देवेंद्र उनके सामने बैठे दो बुजुर्ग माता पिता से बात कर रहे थे। देखिए मैडम, आप जानती हैं कि मरीज की हालत बहुत ही सीरियस है। जल्द ही सर्जरी नहीं हुई तो दिक्कत हो सकती है। आप जल्द ही पैसों का इंतजाम कीजिए वरना कहीं देरी ना हो जाए। उस 60 वर्ष की दिखने वाली महिला की आंखों में आंसू आ गए। बेबसी होकर वह डॉक्टर से कहने लगी, डॉक्टर साहब जरा 1-2 दिन का समय दीजिए, हम पूरे पैसे चुका देंगे। हम पैसों के इंतजाम में ही लगे हैं। आप बस मरीज की सर्जरी की तैयारियां शुरू कीजिए। देखिए मैडम, मैं आपकी बातें समझता हूँ लेकिन आप ये भी तो सोचिए, ये कोई खैराती हॉस्पिटल तो है नहीं। फिर मुझे भी ऊपर जवाब देना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता। आप पहले पैसे जमा करवाइए, उसके बाद ही पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जा पाएंगे। डॉक्टर देवेंद्र आखिर नहीं मान रहे थे। एक तरफ सोफे पर बैठ अनिरुद्ध ना चाहते हुए भी उनकी बातों को सुन रहा था। उसने उन दंपत्ति की तरफ देखा जो देखने में एक मध्यम वर्गीय परिवार के मालूम होते थे। अपनी खाली हथेलियों को घिसता वह पिता बस ये सोचे जा रहा था कि पैसों का इंतजाम कैसे किया जाए। अनिरुद्ध ये सब देख रहा था। वह न जाने क्या सोचकर खड़ा हो गया और डॉक्टर देवेंद्र के पास आया। अनिरुद्ध को आता देख डॉक्टर देवेंद्र ने अपनी कुर्सी के पीछे टंगा सफेद कोट उठाया और सामने बैठे दंपत्ति से कहने लगा, देखिए अब मुझे जाना होगा, आप जल्दी ही पैसों का इंतजाम कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर ने अनिरुद्ध को देखा और कहा, चलिए बस मैं फ्री हो गया। अनिरुद्ध ने डॉक्टर की बातें जैसे सुनी ही नहीं। वह थोड़े और करीब आकर उन मजबूर और बेबस दंपत्ति के पास आकर रुक गया। फिर अपने कोट की जेब से चेकबुक निकाली। उसने चेकबुक में से चेक फाड़कर उन दंपत्ति के सामने रख दिया। डॉक्टर आश्चर्यचकित होकर अनिरुद्ध को देखता रहा। उसके इस व्यवहार से वह दंपत्ति भी खामोश थे। क्या कहते। इस समय उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी जिसकी वजह से उनका कोई अपना जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। उस बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने अब अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, बेटा हम तुम्हारा उपकार कैसे चुका सकते हैं? जरूरत नहीं है। जितना समय मैं इस डॉक्टर के साथ व्यर्थ कर रहा हूँ उतने समय में मैं इस रकम से 4 गुना ज्यादा कमाई कर लेता। अनिरुद्ध ने बड़े ही अभिमान के साथ ये बात डॉक्टर को देखकर सुनाई। डॉक्टर थोड़ा सहम गया।
और सॉरी बोलते हुए अनिरुद्ध को कमरे से बाहर ले गया। दंपत्ति वहीं खड़े होकर अनिरुद्ध को जाते हुए देख रहे थे। अनिरुद्ध बिल्कुल चुप होकर डॉक्टर के साथ बस चले जा रहा था। जल्दी ही वह दोनों एक प्राइवेट रूम में आए, जहां एक बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी पलंग पर सो रहा था। पास ही एक नर्स बैठी थी, जो शायद उस आदमी की केयर के लिए अपॉइंट थी। उनको देखते ही वह नर्स जल्दी से खड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है पापा की? हाँ, अभी तो ठीक है, लेकिन बार बार बेहोश हो जाते हैं। हमने ट्रीटमेंट बदल दिया है, कुछ चेकअप और करवाने के बाद फाइनल डिसीजन दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं कब तक पापा को ले जा पाऊंगा? शायद 1 हफ्ते के बाद, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। डॉक्टर की बात पर अनिरुद्ध ने सहमति जताई। अब वह आधुनिक उपकरणों से समृद्ध रूम में कुछ देर के लिए अपने सोए हुए पापा के पलंग के पास लगी कुर्सी पर बैठ गया। उसके पापा सोमेश जायसवाल के सर पर चोट का बहुत ही बड़ा निशान था, जिसको अनिरुद्ध देख रहा था। उसको अपने पापा के साथ बैठे देखकर डॉक्टर ने नर्स को इशारा कर बाहर जाने को कहा। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर भी खुद बाहर चला गया। अब उस रूम में अनिरुद्ध और उसके सोए हुए पापा ही थे। वह उनको बस देखता रहा, फिर प्यार से उनके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, जल्दी ठीक हो जाओ पापा, आपके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इतना कहते हुए उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभालते हुए कहा, अब की बार मैं आपकी एक ना सुनूंगा। हम जल्दी ही इंडिया छोड़ देंगे, हम वापस कनाडा चले जाएंगे, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। ये कहते हुए अनिरुद्ध ने अपने पापा के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए चूम लिया, लेकिन पापा शायद अपने बेटे की बात सुन नहीं पा रहे थे। वह अभी भी गहरी नींद में थे। उनके पास कुछ देर तक यूं ही बैठे रहने से अनिरुद्ध को सुकून मिल रहा था। कभी उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता, तो कभी प्यार से उनके बालों को सहलाता। शायद उन्हें अपने स्पर्श से खुद के होने का एहसास दिलाना चाह रहा था। ऐसे ही बैठे बैठे उसे लगभग 2 घंटे हो गए। दवाइयों का असर कुछ ज्यादा होने की वजह से पापा जागे नहीं आ गया। उसने देखा रूम के जस्ट बगल में वो नर्स दरवाजे पर ही खड़ी थी। अनिरुद्ध उसके पास आया और बोला, पापा का ख्याल रखिएगा और कोई भी परेशानी हो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। नर्स ने हामी में सर हिलाया और अनिरुद्ध वहां से चलकर डॉक्टर देवेंद्र से भी मिलते हुए हॉस्पिटल से निकल गया। हॉस्पिटल से बाहर आकर वह अपनी महंगी कार में बैठा और दूसरी ओर चल दिया। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसने अपनी कार को एक भव्य बंगले के बहुत बड़े गेट के सामने रोक दिया। उस गेट के पास खड़े चौकीदार ने उसको देखकर सलाम किया और जल्दी से बंगले का गेट खोला। गेट खुलने के बाद अनिरुद्ध ने कार को बंगले के अंदर पार्क किया, जिससे लगकर एक गार्डन था। ये अनिरुद्ध का घर था। बाहर से जितना भव्य, अंदर से भी उतना ज्यादा सुंदर। कार पार्क करके उसने सीट बेल्ट खोली और दूसरी सीट पर रखी फाइल उठाई और चाबी निकाल कर कार से बाहर आ गया। फिर घर के अंदर दाखिल होते ही सामने सफेद कुर्ता पजामा पहने एक बुजुर्ग सर्वेंट को पाया। वह थे सोमा काका। परिचय, सोमा काका 62 साल के एक बुजुर्ग। उन्होंने अपना पूरा जीवन जायसवाल परिवार की सेवा में गुजार दिया। वह एक हिसाब से इस बंगले के केयर टेकर भी थे, लेकिन वह अन्य नौकरों के जैसे नहीं थे। वह अनिरुद्ध के लिए एक दाई माँ के समान थे। उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों का ख्याल रखना, उसके खान पान की जिम्मेदारी सोमा काका की ही थी। अनिरुद्ध को देखते ही सोमा काका बोल पड़े, अब कैसी तबीयत है पापा की? अनिरुद्ध, डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते के बाद घर आ जाएंगे। सोमा काका, शुक्र है भगवान का, सब ठीक हो गया। आपको भूख लगी होगी, मैं खाना लगा दूं? अनिरुद्ध ने बुझे हुए दिल से जवाब दिया, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। पर सोमा काका बोले, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ काका, भूख लगेगी तो खा लूंगा, आप परेशान क्यों होते हो? अनिरुद्ध को लगा जैसे वह उसकी चिंतावश ये बात बोल रहे हैं। सोमा काका बोले, पर बेटा लगभग 3-4 बार माया मैडम का फोन आ गया है। वह तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और मुझसे खास कर कहा है कि जैसे ही तुम घर आ जाओ मैं उन्हें इत्तला कर दूं। अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए अपने जेब से फोन निकालकर कहा, अब माया को क्या दिक्कत है? उसने फोन में देखा जिसमें माया की 5 बार मिस कॉल आ चुकी थी।
फोन साइलेंट होने की वजह से शायद उसे पता ही नहीं चला। अनिरुद्ध ने उन मिस कॉल को इग्नोर करते हुए चाबी को टेबल पर रखकर फाइल को हाथ में लेकर कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में जाकर उसने फाइल और मोबाइल को बेड पर पटका। फिर वह सीधे बाथरूम में घुसा। नहा धोकर फ्रेश हो उसने कपड़े बदले और नाइट सूट पहना। फिर आकर अपने बेड पर लेट गया। कुछ देर बाद उसका मोबाइल चमका। अनिरुद्ध ने उठाकर देखा तो फिर से माया की मिस कॉल थी। उसने रिटर्न कॉल करने के लिए मोबाइल का लॉक खोला, लेकिन स्क्रीन पर लगी उस लड़की की फोटो को देखकर वह उस फोटो को ही निहारता रह गया। फिर उसने पास रखी फाइल को खोला और उसकी फोटो को निहारने लगा। फिर उसने फाइल को बंद किया और आंख बंद कर अभी 5 मिनट ही लेटा था कि किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। अनिरुद्ध ने उठकर दरवाजा खोला तो पाया कि सोमा काका खड़े हैं। उसने कहा, क्या काका, मैंने कहा था ना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सोमा काका ने कहा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया हनी बाबा। नीचे माया मैडम और धनंजय सर आए हुए हैं आपसे मिलने। उन्होंने मुझे आपको जगाने को कहा, इसलिए मैंने आपको परेशान किया। अनिरुद्ध ने कहा, अब इनको क्या तकलीफ हो गई। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल हाथ में उठाया और काका से बोला, आप चलो उन्हें बिठाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, सोमा काका ये बोलकर वहां से चल दिए। लगभग 10 मिनट बाद अनिरुद्ध अपने कमरे से निकला और सीधा उस जगह पर पहुंचा जहां माया और धनंजय सोफे पर बैठे उसका वेट कर रहे थे। माया ने उसे देखते हुए कहा, कहाँ थे तुम, मैंने कितनी बार तुम्हें कॉल किया। परिचय, माया जायसवाल, इंडस्ट्री की मैनेजिंग डायरेक्टर, उम्र 29 वर्ष, कद 5.8 इंच, रंग गोरा। उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती उसकी वो लंबी टांगें जिनका वह हमेशा शो ऑफ करती थी। हर वक्त फैशनेबल शॉर्ट्स ड्रेसेस पहनते हुए वह मर्दों के आकर्षण का केंद्र बन जाती थी। अपनी बातों और व्यवहार से कंपनी के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण डील्स को फाइनल करती थी। सोमेश जायसवाल उसे अपनी बेटी जैसा मानते थे, लेकिन वह अनिरुद्ध को अपना भैया नहीं सैया बनाना चाहती थी। इसलिए हर वक्त उसकी फिक्र करने का ढोंग करती रहती थी। और करती भी क्यों ना, आखिर वह इतनी बड़ी कंपनी का अकेला वारिस जो ठहरा था। मैं पापा से मिलने गया था, अनिरुद्ध ने जवाब दिया। ओह, तो कैसे हैं अंकल? आई होप वह जल्दी अच्छे हो जाएं। उस हादसे के बाद काफी वक्त लग गया उनकी हालत ठीक होने में। माया ने फिक्र जताते हुए ये बात बोली। सो तो है, तुम बताओ कैसे मिलने आना हुआ? अनिरुद्ध ने मुद्दे की बात की। माया ने बड़े ही इठलाते हुए जवाब दिया, कल कंपनी की बोर्ड मीटिंग है और इसमें तुम्हारा होना जरूरी है। अनिरुद्ध ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, माया प्लीज तुम हैंडल कर लो, मेरा मूड नहीं है। उसकी इतनी सी बात सुनकर माया ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, अरे मूड नहीं है का क्या मतलब? तुम इस कंपनी के ओनर हो। अंकल के बाद इस कंपनी को तुम्हें ही तो देखना है और कल तो तुम्हारा होना और भी जरूरी है, क्योंकि हम हमारे नए मॉल प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसके चलते हम थर्ड पार्टी रोलवेज पर कुछ छोटी कंपनियों को खरीदने वाले हैं। अनिरुद्ध माया की बात चुपचाप सुनता रहा। फिर माया ने धनंजय की तरफ देखकर कहा, धनंजय मुझे वो लिस्ट देना। धनंजय ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल में से एक लिस्ट निकालकर माया के हाथों में पकड़ा दी। परिचय, धनंजय, माया का असिस्टेंट, माया का हमउम्र, उसके हर इशारों पर नाचने वाला एक बंदर समझिए। वह माया के लिए कुछ भी कर सकता था। बस जो भी बात एक बार माया उसे कहती वह कर देता। फिर उसकी बात मानने का एक कारण ये भी था कि वह माया को दिल ही दिल में पसंद करता था। माया ने वह लिस्ट अनिरुद्ध के हाथों में दे दी और कहा, ये कुछ कंपनियों के नाम हैं जिनका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर हमें उनको खरीदना है, और तुम ये डिसाइड करके हम सबको कल मीटिंग रूम में बता देना। इतना तो कर लोगे ना? अनिरुद्ध मुस्कुराया और बोला, मैंने अब्रॉड से एमबीए की डिग्री ऐसे ही नहीं ले ली, कर लूंगा, तुम भरोसा कर सकती हो। माया मुस्काई और कहने लगी, थैंक यू, तो फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे ऑफिस में। ये कहकर वह सोफे पर से उठी और उसके पीछे बैठा धनंजय भी उठ खड़ा हुआ। जल्द ही वह अनिरुद्ध के घर से बाहर निकले। अब अनिरुद्ध भी उस लिस्ट को लेकर अपने कमरे में पहुंचा और लैपटॉप ऑन करके वह ऑफिस का काम निपटाने लगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर वह 2 बुजुर्ग दंपत्ति खड़े थे। अभी कुछ देर पहले ही डॉक्टर्स उनके 18 साल के बेटे को हार्ट सर्जरी के लिए अंदर लेकर गए थे। उस महिला के आंखों में अब भी आंसू थे। न जाने किसी का इंतजार करते हुए वह बार बार कॉरिडोर की तरफ देखे जा रही थी। फिर किसी के कदमों की आवाज सुनकर महिला ने उस ओर देखा
तो पास बैठे अपने पति से बोली, देखिए कन्नू आ गई। उसके पति ने उस तरफ मुंह उठाकर देखा। एक लड़की उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। वह थी कन्नू। परिचय, कनिका राठी, उम्र 25 वर्ष, कद 5.3 इंच, रंग गेहुआ, डिग्री एम.कॉम, बाल आधे कटे हुए, बेफिक्री से उड़ते हुए, जैसे उसे सुलझाने का टाइम ही ना मिला हो। नैन नक्श बिल्कुल साधारण से, लेकिन हिम्मत असाधारण सी। अब कन्नू उस महिला के पास आकर बोली, माँ पैसों का इंतजाम हो गया है, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि अब जरूरत नहीं। महिला का नाम राधा था, जिन्हें कन्नू माँ कहकर संबोधित कर रही थी। वह कहती गई, एक भले आदमी ने हमारी मदद कर दी कन्नू, हम उसके उपकार तले दब गए हैं। वह हमारे लिए भगवान का भेजा गया दूत था। कन्नू अपनी माँ की बात सुनकर हैरान थी। वह बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ को देखती रही, फिर बोल उठी, माँ आप किसी से भी कैसे पैसे ले सकती हो? मेरा भाई हमारी जिम्मेदारी है ना कि उस अजनबी की। मैंने आपसे कहा तो था कि मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर ही लूंगी। पापा आपने भी माँ को समझाया क्यों नहीं? अब उस आदमी देवराज की तरफ देखकर कन्नू ने कहा, पापा देवराज ने कन्नू से कहा, मेरी बच्ची, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारे आत्म स्वाभिमान को खटकता है, पर मजबूरीवश हम उसका विरोध नहीं कर पाते। घर तो पहले से ही गिरवी रखा हुआ है और हमें पता है कि तू पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगी, इसलिए हमने उससे पैसे ले लिए। मैंने इंतजाम कर लिया, कन्नू ने हौले से कहा, पर कैसे? एक अच्छा टॉय कैसा होता है जो मजेदार हो और सर्टिफाइड सुरक्षित भी। और जानिए kinder.com पर। उसकी माँ राधा ने पूछा। अब कन्नू बोली, मैंने अपने गहने स्कूटी बेच दिए और कंपनी को अपनी परेशानी बताकर एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। कैसा एग्रीमेंट? माँ ने पूछा। यही कि मैं 2 साल तक उनके यहाँ से जॉब नहीं छोड़ सकती, कन्नू ने कहा। पर तू तो वहाँ से जॉब छोड़ने वाली थी ना? वहाँ पर जॉब करना तुझे अच्छा नहीं लगता था, तो फिर तूने ऐसा फैसला क्यों किया? पापा ने पूछा। अब कन्नू ने अपने माँ और पापा को प्यार से देखते हुए समझाया, 2 साल की तो बात है, कैसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब मुझे उस पैसे देने वाले की जानकारी दो, मैं उसका उधार वापस करके आ जाऊंगी कल। माँ ने आंखों में आंसू भरकर कन्नू की तरफ देखते हुए कहा, सुनो जी, हमारी कन्नू बड़ी हो गई। रात के 11 बज गए थे। अनिरुद्ध अपने बेड पर सो रहा था, लेकिन चेहरे से दिखाई पड़ता था जैसे वह कोई विचलित करने वाला सपना देख रहा हो। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थीं। वह झटके से उठकर चिल्लाया, पापा। उसके चेहरे पर डर भी था, लेकिन जल्द ही उसे ये पता चल गया कि वह एक सपना ही था। अब उसने अपने माथे के पसीने को हाथ से पोंछा और बेड के पास रखी अलमारी में से एक फोटो फ्रेम निकाली, जिसमें उसके माँ पापा के साथ एक हैप्पीनेस वाली तस्वीर लगी थी। मन ही मन खुद को कठोर करने के बाद भी वह तस्वीर देखकर अनिरुद्ध रोए बिना नहीं रह सका। अब उसे न जाने क्या सूझा और तस्वीर को बेड पर ही रखकर सामने लगी ड्रेसिंग टेबल के मिरर के पास जाकर अपने शर्ट के बटन खोलने लगा। उसने शर्ट उतारी और अपने बाएं कंधे के ऊपर लगे निशान को देखकर याद करने लगा उस मनहूस दिन को जब अनिरुद्ध और उसके पापा पर हमला हुआ था। वह याद करने लगा, माँ के गुजर जाने के बाद अनिरुद्ध पढ़ाई करने अब्रॉड चला गया। फिर पढ़ाई खत्म करके वह कनाडा में रहने लगा। पापा को अपने देश से बहुत प्यार था, जिसकी वजह से वह इंडिया छोड़ना नहीं चाहते थे। अभी कुछ महीनों पहले ही अनिरुद्ध इंडिया आया था। वह अपने पापा से जोर जबरदस्ती करके कैसे भी उन्हें साथ ले जाने आया था और ऐसे ही एक दिन उन दोनों की बहस हो गई। अनिरुद्ध, आप क्यों नहीं जाना चाहते पापा मेरे साथ? पापा, वो देश पर आया है, मैं तो कहता हूँ तुम भी यहीं रहकर बिजनेस संभालो। अनिरुद्ध, नो पापा, ये मुझसे नहीं होगा। आपको चलना है तो मेरे साथ चलिए, वरना मैं अभी निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। पापा उसकी बात से थोड़े उदास हो गए, क्योंकि ये वह अनिरुद्ध नहीं था जो बचपन में अपने माँ पापा की बातें माना करता था। ये तो वह अनिरुद्ध था जो विदेश जाकर बदल गया और फिर अपने फैसले खुद ही लेने लगा। उसके लिए रिश्तों की अहमियत कम सी हो गई थी। अपने रिश्तों में भी वह फायदे देखने लगा। कुछ देर सोचने के बाद पापा ने कहा, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं खुद तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने चलता हूँ। अनिरुद्ध को अंदर से बहुत गुस्सा आया। आखिर क्यों पापा उसकी बात नहीं समझ रहे? आखिर इस देश में रखा ही क्या है? विदेश में भी तो रहकर अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। अनिरुद्ध को लगा कि पापा उसकी बात न मानने की जिद पर अड़े हैं, सो वह भी स्वाभिमानी होकर कहता गया, फाइन,
तो रहिए आप यहाँ अकेले, मैं अब कभी वापस इंडिया नहीं आऊंगा, तरस जाओगे आप मेरा चेहरा देखने के लिए। ये कहते हुए अनिरुद्ध अपने कमरे की ओर मुड़ गया। ये भी नहीं सोचा कि ये बातें सुनकर उसके पापा पर क्या बीतेगी। उसकी बातें जैसे कोई तीर के समान उसके पापा के दिल पर लगी। उनकी आंखों में आंसू थे, लफ्ज बचे ही नहीं कि अपने बेटे को जवाब क्या दे पाए। वह मजबूर हो गए। आंखें अचानक बोझिल सी होने लगी, सर चकरा गया तो वहीं सोफे पर बैठ गए। जैसे तैसे खुद को समझाया, आखिर अनिरुद्ध ही उसकी असली दौलत है, उनका असली परिवार है। फिर वह अपने देश में रहें या पराये देश, क्या फर्क पड़ता है। आज फिर एक बाप अपने बच्चे की खुशी के आगे झुक गया था। थोड़ा खुद को संभाल कर वह अनिरुद्ध के कमरे की तरफ उसको मनाने के लिए चल पड़े। कमरे में गए तो देखा कि अनिरुद्ध गुस्से में कपड़ों को बैग में भर रहा था। उसको ऐसा करते देख वह अब अनिरुद्ध के पास आए और बोले, अन्नी अन्नी रुको बेटा, तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद बस तुम ही मेरी फैमिली हो। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बिना मेरे किसी काम के नहीं बेटा। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। तुम बताओ कब चलना है मुझे कनाडा। अनिरुद्ध की बाँछें खिल गईं और बोला, ओह मेरे पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। कल हम शाम को निकलेंगे, आप सारे काम निपटा लीजिए, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। अनिरुद्ध को इतना खुश देखकर पापा भी उसकी खुशी में खुश हो लिए। उसको गले से लगाते हुए कहने लगे, बस तुम हमेशा खुश रहना मेरे बेटे। वह जानते थे कि कुछ घंटों में इतना सारा काम नहीं निपट सकता, इसीलिए उन्होंने कंपनी की बोर्ड मीटिंग बुलाई और लोगों को उनका काम समझाया और जिम्मेदारी दी। फिर शाम होते ही वह अनिरुद्ध के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। कार में बैठा अनिरुद्ध अपने पापा को साथ ले जाने की वजह से काफी उत्सुक था। ड्राइवर ने सामान गाड़ी में रख दिया और सोमा काका ने अनिरुद्ध और उसके पापा को आखिरी विदाई के साथ एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया। जाते हुए पापा ने सोमा काका से कहा, सोमा घर का ख्याल रखना, ये प्रीति की यादों का बसेरा है। मैं पहुंचकर फोन करता रहूंगा और हो सका तो साल में 1-2 बार अनी के साथ आ जाया करूंगा। सोमा काका ने बोला, जी आप फिक्र न कीजिए मालिक, मैं इस घर की हर चीज को हिफाजत से रखूंगा, बस आप अपना और अनी बाबा का ख्याल रखना। इतना कहते हुए ड्राइवर ने कार एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी। घड़ी कुछ 5 बजा रही थी, फ्लाइट 6 बजे की थी। कार एक सामान्य रफ्तार से सड़क से होकर गुजर रही थी। तभी ड्राइवर ने गाड़ी में ब्रेक लगाया। उसके ब्रेक लगाने पर अनिरुद्ध ने पूछा, क्या हुआ ड्राइवर? अनी बाबा, किसी ने सड़क बंद कर रखी है, सामने देखिए। ड्राइवर ने सुनसान सड़क के आगे की ओर उंगली दिखाकर कहा। अनिरुद्ध को ये बात बड़ी अजीब लगी। किसी ने सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों को बिखेर रखा था। उसने ड्राइवर से कहा, एक काम करो, गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते से ले चलो। ड्राइवर ने गाड़ी ब्रेक करना चाही, तभी टायर फटने की आवाज आई। शायद वहां किसी ने जानबूझकर कीलें बिछा रखी थीं। ड्राइवर को किसी घटना के होने का अंदेशा होने लगा। अब पापा ने अनिरुद्ध से कहा, अनी कोई प्रॉब्लम है क्या? अनिरुद्ध को भी कुछ अजीब लग रहा था। वह और ड्राइवर दोनों गाड़ी से उतरकर टायर चेक करने बाहर निकले। तभी उसने देखा कुछ नकाबपोश आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वह उनकी ओर देखकर बिल्कुल सतर्क हो गया और बोला, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए हमसे? नकाबपोश ने कोई जवाब नहीं दिया। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और ड्राइवर के सर पर डंडे से जोरदार प्रहार कर दिया। उस प्रहार को ड्राइवर झेल नहीं पाया और वहीं बेहोश हो गया। अनिरुद्ध समझ गया कि उसने खुद के बचाव के लिए अपनी ओर बढ़ते एक आदमी को घूंसा जड़ दिया। वह अपने जबड़े को संभालता, तब तक अनिरुद्ध ने अपने पैरों को घुमाकर एक लात मारी। वह दूर जा गिरा, लेकिन तभी अनिरुद्ध को 2 लोगों ने पीछे से पकड़ लिया। अनिरुद्ध बड़े गठीले बदन का मालिक था। उसने फुर्ती दिखाकर 2 लोगों को पीछे से उठाकर सामने की तरफ किसी हीरो की तरह पटक दिया। एक के मुंह पर घूसा और दूसरे के मुंह पर लात मारी। दोनों ही एक साथ दर्द से करा उठे। अनिरुद्ध पीछे मुड़ा तो चौंक गया। 2 आदमियों ने उसके पापा को बंदी बनाकर चाकू की नोक पर रख रखा था। वह घबरा गया, अपने आप को सरेंडर करते हुए बोला, प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। जब अनिरुद्ध ने हथियार डाल दिया और झगड़ा बंद कर दिया तो जख्मी हालत में गिरे हुए आदमियों ने उठकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। पापा डर गए। उन्होंने उन नकाबपोश लोगों से कहा, क्या चाहिए तुम लोगों को? हम सब दे देंगे, लेकिन प्लीज हमें जाने दो। सारे आदमियों का ध्यान पापा की बातों पर था। अनिरुद्ध ने ये देखकर मौके का फायदा उठाया और उन 2 आदमियों के बंधन से आजाद होने के लिए
उसने अपने हाथों को घुमाया, फिर जोरों से अपनी लात चलाकर उनकी टांगों को निशाना बनाया। दोनों वहीं दर्द में तड़प कर गिर गए। अब अनिरुद्ध उन पर हावी हो रहा था। बस यहीं पर उससे गलती हो गई। उसने हाथापाई में ये ध्यान ही नहीं दिया कि पापा भी उन नकाबपोश की गिरफ्त में हैं। अब उनमें से एक आदमी ने पापा के सर पर डंडे से प्रहार किया। पापा जोरों से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़े। अनिरुद्ध ने गुस्से में आकर प्रहार करने वाले का गला पकड़ा। तब तक उसके एक साथी ने अनिरुद्ध की तरफ कारतूस से भरा देसी कट्टा तान दिया और गोली चला दी। गोली सीधे बाएं कंधे के आर पार हो गई और फिर कुछ ही देर में अनिरुद्ध भी वहीं सड़क पर गिर गया। वह धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रहा था। उसने एक नजर अपने पापा को देखा, जिनके सर से खून की धारा बह रही थी। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू आ गए। वह चाहकर भी अपने पापा को बचा नहीं पा रहा था, क्योंकि वह खुद उठकर चलने की हालत में नहीं था। वह नकाबपोश लोग बाप बेटे को जख्मी कर चुके थे और आगे मारने की प्लानिंग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कौन है वहाँ? क्या हो रहा है? आवाज किसी लड़की की थी। अब वह नकाबपोश डर गए। फिर गाड़ी की लाइट्स बार बार चमकाकर लड़की ने उन लोगों के चेहरे देखने चाहे, लेकिन नकाबपोश किसी तरह का गवाह या सबूत नहीं छोड़ना चाहते थे। सो इस वजह से वहां से भाग खड़े हुए। उनको भागते देख लड़की ने वहीं अपनी स्कूटी पटकी और दौड़कर अनिरुद्ध के पास आ गई, जो अभी कुछ होश में था। लड़की बोली, हे भगवान, ये किसने किया? रुको, मैं एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। फिर जल्दी से उसने एम्बुलेंस को कॉल कर वहां आने को कहा। अनिरुद्ध ये सब देख रहा था, लेकिन दर्द की वजह से उसके मुंह से शब्द बड़े ही टूटे फूटे निकल रहे थे। उस पर खून के तेजी से बहने की वजह से बेहोशी भी छा रही थी। अब वह लड़की अनिरुद्ध के पास आई और उसके काफी नजदीक जाकर बोली, बस टेंशन मत लो, एम्बुलेंस आ ही रही है। क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा। अनिरुद्ध ने दर्द भरी आवाज में लड़की से सिर्फ यही कह पाया, मेरे पापा को बचाओ। फिर पूर्णतः बेहोशी की हालत में चला गया। ये सब याद करते हुए अनिरुद्ध वापस वर्तमान में लौट आया। वह बेड पर लेटे लेटे मन में सोचने लगा, फिर कभी तुम मुझसे नहीं मिली। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद क्यों की, और हमारे ठीक हो जाने के बाद भी तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आई। तुम्हारे उस चेहरे को मैं आज तक नहीं भूल पाया। तुम जैसे कोई फरिश्ता बनकर मेरी जिंदगी में आई थी और बिना अपने निशान छोड़कर वापस उड़ गई। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, ये वादा करता हूँ। ये सब सोचते सोचते ही न जाने कब उसकी आंख लग गई और वह सो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। जल्द ही पेशेंट को ओटी से निकालकर इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। कनिका और उसकी माँ राधा को पूरी रात हो गई थी। उस हॉस्पिटल की बेंच पर बैठे बैठे उसके पापा देवराज चिंतावश कभी हॉस्पिटल से बाहर टहलने निकल जाते या फिर कभी बेंच पर लेटकर 2 पल अपनी कमर सीधी कर लेते। ऐसे ही कर उन तीनों ने रात काट ली। सुबह की पहली किरण के साथ एक नए दिन का आरंभ हुआ। कनिका, जो कल अंदर से बहुत ही दुखी महसूस कर रही थी, आज उसमें नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने खुद को मोटिवेट किया और मन में ही कहा, कन्नू, तू कुछ भी कर सकती है। अगर तूने गिव अप कर दिया तो कौन संभालेगा माँ और पापा को और तेरे भाई दीप को। वह यही सोचते हुए हॉस्पिटल के कैंटीन की तरफ बढ़ गई। वहां से 3 चाय ट्रे में लेकर अपने माँ पापा के पास आ गई और बोली, माँ पापा, चाय लीजिए। दोनों ने पेपर कप में रखी चाय उठाई और फिर कनका भी वहीं बैठ गई और चाय पीने लगी। तभी उसने देखा कि सामने से एक लड़की और एक लड़का चले आ रहे हैं। उनके हाथ में बड़ा सा थैला है जिसमें एक टिफिन रखा है। वह दोनों रफ्तार से चलकर जल्दी उनके पास आ गए। अब लड़की ने बोला, कन्नू, अब कैसा है दीप? कनिका ने जवाब दिया, अच्छा है तनु, बस अभी कुछ घंटों पहले ही उसे इमरजेंसी वार्ड में ले गए हैं। तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? कनिका जिस लड़की को तनु नाम से संबोधित कर रही थी, वह असल में कनिका की बेटी थी और साथ में खड़ा वह हैंडसम लड़का उसका भाई मिलन था। ये दोनों कनिका के पड़ोसी भी थे। तनु का पूरा नाम तनुजा था। प्यार से इन दोनों की जोड़ी को तनु और कन्नू बुलाया जाता, क्योंकि ये हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहती थीं। पढ़ाई भी एक साथ पूरी की और जॉब भी एक ही कंपनी में एक ही साथ कर रही थीं। अब मिलन बोला, New L'Oréal Paris Glycolic Bright Serum। माँ ने खाना पहुँचाया है, इसीलिए मैं आया और इस बहाने आप लोगों का हालचाल भी जान लेता। हमें बहुत फिक्र हो रही थी आप लोगों की, इसलिए।
कन्नू की माँ राधा ने कहा, धन्यवाद बेटा, पर इसकी जरूरत नहीं थी, हम कुछ मैनेज कर लेते। मिलन अब कहने लगा, मुझे पता चला कि कल कन्नू ने अपनी स्कूटी बेच दी, अब वह ऑफिस कैसे जाती, इसलिए मैं तनु को अपनी स्कूटी देकर भेज रहा हूँ। दोनों एक साथ चली जाएंगी। ऑफिस की बात सुनते ही तनु को न जाने क्या याद आया और वह बोली, कन्नू तुझे एक बात बतानी है, आज बॉस ने सारे एम्प्लॉय के लिए एक बड़ी मीटिंग रखी है, शायद कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, तो फिर जल्दी से तैयार होकर चल, वरना हमें देर हो जाएगी। कनिका फिक्रमंद होकर बोली, ओ तू ये बात मुझे फोन करके भी बता सकती थी, मुझे अभी एक जगह और जाना है, चल फिर जल्दी निकलते हैं, वरना हम ऑफिस समय पर नहीं जा पाएंगे। उसकी बात सुन मिलन बोला, ठीक है, तुम दोनों स्कूटी से जाओ, मैं ऑटो लेकर आ जाऊंगा। फिर कन्नू ने माँ से पूछा, माँ वो चेक कहाँ है? माँ वो तो मैंने हॉस्पिटल के काउंटर पर जमा करवा दिया है। कुछ सोचते हुए कनिका बोली, मैं नकद जमा करके वो चेक लेकर लौटा आती हूँ। माँ हाँ, और उस भले इंसान का पता तुझे डॉक्टर देवेंद्र बता देंगे। कनिका मैं अभी उनको फोन करके एड्रेस मालूम करती हूँ, चल तनु। इतना कहकर कनिका और तनुजा वहां से चल दिए। कनिका ने जल्दी ही काउंटर पर कैश जमा करवाया और वह चेक वापस लिया। फिर माँ के बताए अनुसार डॉक्टर देवेंद्र से बात कर एड्रेस मालूम कर लिया और स्कूटी पर बैठकर सीधे घर की तरफ हो ली। घर जाकर कनिका जल्दी जल्दी तैयार हुई। तब तक कनिका ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। तनुजा बाहर गेट पर बैठकर मोबाइल में लगी हुई थी। अनिरुद्ध अपने सही समय पर उठ गया था। बालकनी में आकर उसने देखा कि आज का मौसम बहुत ही साफ है। फिर अपनी आज की दिनचर्या के बारे में सोचने लगा। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अनिरुद्ध ने आवाज लगाकर कहा, अंदर आ जाओ। सामने सोमा काका हाथ में ट्रे लिए खड़े थे। उन्होंने अनिरुद्ध को देखकर बोला, गुड मॉर्निंग अनी बाबा, ये रही आपकी कॉफी। आप नाश्ते में क्या खाएंगे बता दीजिए। अनिरुद्ध ने कॉफी मग उठाते हुए कहा, काका मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है ऑफिस के लिए, तो कुछ हल्का फुल्का बना दीजिए, और शाम को मैं देर से आऊंगा तो डिनर बाहर कर लूंगा। सोमा काका, अनी बाबा मुझे आपकी फिक्र होती है। बड़े मालिक के हॉस्पिटल में होने की वजह से आप अक्सर रात का डिनर छोड़ देते हो। अनिरुद्ध, क्या करूं सोमा काका, कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे सारी गलती मेरी ही थी। सोमा काका, आपकी कोई गलती नहीं थी अनी बाबा, खुद को दोष क्यों देते हैं? ये सब तो किस्मत का खेल है, भला कोई अपनी किस्मत से भी भाग पाया है? अनिरुद्ध ने कॉफी का आखिरी सिप लिया और कहा, न जाने मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाना चाहती है। ये कहकर वह बाथरूम में घुस गया। लगभग आधे घंटे के बाद तैयार होकर जल्दी से नाश्ता करके अपना लैपटॉप और ब्रीफकेस लेकर वह कार से ऑफिस के लिए निकल गया। फिर आज बोर्ड मीटिंग भी थी, जिसके बारे में माया ने उसे बताया था। उसने ड्राइव करते हुए घड़ी की तरफ देखा। जल्दी ही वह अपनी कंपनी के बिल्डिंग में दाखिल हो गया था। पार्किंग में गाड़ी लगाकर वह सीधे लिफ्ट की ओर बढ़ गया। क्योंकि वह थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए सीधे कदम बढ़ाते हुए मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उस कांच के बड़े से मीटिंग रूम में पहले से ही सारे लोग मौजूद थे। उसमें माया और धनंजय भी शामिल थे। माया ने उसे देखकर कहा, गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध। चलो गैस, अनिरुद्ध आ गया है, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अपने कोट के बटन खोलकर अनिरुद्ध ऑनर वाली बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सामने प्रोजेक्टर पर एक एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन देने लगा। लगभग आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया था। तनुजा इंतजार करते हुए परेशान हो चुकी थी। अब उसने अपने मोबाइल को लॉक किया और चिल्लाते हुए बोली, कन्नू और कितना टाइम लगेगा यार? कनिका घर के अंदर से चिल्लाई, बस 2 मिनट और, पर्स ले लूं। फिर 2 मिनट बाद कनिका तनु के सामने खड़ी थी। ब्लैक जीन्स पर डेनिम का कुर्ता डाले हुए उसने अपने आधे कटे बालों की पोनी बना रखी थी। आगे से कुछ बाल छोटे कटे होने के कारण चेहरे पर आ रहे थे। उसको देखकर तनु ने बोला, वाह जी वाह, आज तो जच रही है, बड़ी सोड़ी लग रही है। कनिका, क्या यार, रोज ही ऐसे ही ऑफिस जाती हूँ। तनुजा, हाँ पर आज कुछ अलग लग रही है। कनिका, अच्छा अब चल। ये कहते हुए दोनों स्कूटी पर बैठ जायसवाल कंपनी की बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। जल्द ही उन्होंने पार्किंग पर स्कूटी टिकाई और लिफ्ट से ऊपर गईं। उन्होंने देखा कि पूरी बिल्डिंग में जायसवाल ग्रुप्स के एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। अलग अलग विभाग में सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनकी कंपनी तो बहुत छोटी थी और उसमें गिने चुने कर्मचारी काम करते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कनिका समझ गई ये कोई बड़ी मार्केटिंग कंपनी है।
उसने कुछ लोगों से रिसेप्शन का पता पूछा और उस कंपनी की साज सज्जा देखते हुए रिसेप्शन की ओर बढ़ चली। एक बहुत ही खूबसूरत युवती ने उन्हें देखकर पूछा, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? कनिका ने उससे कहा, मुझे अनिरुद्ध जी से मिलना है। फिर अपने पर्स में से वो चेक निकालकर दिखाया। युवती ने अपने हाथ में उस चेक को देखकर कहा, आपने अपॉइंटमेंट ली है? कनिका, क्या अपॉइंटमेंट? वो तो नहीं ली। रिसेप्शनिस्ट, अच्छा फिर रुकिए मैं पूछ लेती हूँ, एक नज़र चेक पर डालते हुए अब रिसेप्शनिस्ट ने किसी को कॉल किया। उधर से न जाने क्या जवाब आया। उस युवती ने बोला, जी सर, मैं चेक रख लेती हूँ, आप मीटिंग से फ्री होकर देख लीजिएगा। कनिका और तनुजा उस युवती की बात सुन पा रही थीं। अब वह युवती उनकी तरफ मुड़ी और बोली, जी आप अपना नाम बता दीजिए, सर अभी मीटिंग में है, जैसे ही वह फ्री होंगे मैं ये चेक उनको दे दूंगी। कनिका और तनुजा ने अपना नाम बताया। फिर कनिका ने कहा, आप उन्हें मेरी तरफ से बहुत सारा धन्यवाद दीजिएगा और कहिएगा भविष्य में किसी भी प्रकार की जरूरत हो। ये सुनकर कनिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। न जाने क्या सोचकर वह मुस्कुराई और बोली, ठीक है मैं बोल दूंगी। अब कनिका और तनुजा वापसी के लिए बिल्डिंग से नीचे उतर रहे थे। बिल्डिंग के उस कांच के बने मीटिंग रूम में प्रेजेंटेशन चल रहा था, जिसको बीच बीच में रोककर माया और अन्य बोर्ड मेंबर डिस्कशन कर रहे थे। अब माया ने अनिरुद्ध से पूछा, सो तुम बताओ अनिरुद्ध, हमें कौन कौन सी कंपनी खरीदना है? अनिरुद्ध को कुर्सी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई थी, इसलिए वह अपनी चेयर से उठा और टहलते हुए बोला, मैंने 5 छोटी कंपनी को लिस्ट में से फाइनल किया है। हम उन सबको खरीदेंगे और अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाएंगे। फिर अनिरुद्ध मीटिंग रूम में घूम घूम कर उन कंपनियों के नाम बताने लगा। पास खड़ा धनंजय ये सब नोट कर रहा था। तभी उसे न जाने क्या दिखा। वह सड़क की तरफ बने वॉल मिरर से नीचे की तरफ देखने लगा। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, वो लड़की। उसको इस तरह से उत्साहित देखकर माया बुदबुदाई। लड़की? अब पूरे बोर्ड मेंबर्स अनिरुद्ध की तरफ देखे जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये लड़की बीच में कहां से आ गई। अनिरुद्ध ने लपक कर टेबल पर रखे फोन से रिसेप्शन पर कॉल किया। रिसीवर उस युवती ने उठाया और बोली, जी सर कहिए। उधर से अनिरुद्ध ने उत्साहित होकर कहा, वो लड़की जो तुम्हें चेक देकर गई है, उसको बुलाओ। ये सुनकर युवती को आश्चर्य हुआ। उसने घबराते हुए कहा, सॉरी सर, वह तो निकल गई। अनिरुद्ध ने वापस सवाल किया, क्या तुमने उसका नंबर लिया? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, नहीं सर, बस उन्होंने अपना नाम बताया था और आपको धन्यवाद कहने के लिए कहा, फिर चली गई। अनिरुद्ध भूल गया था कि वह मीटिंग रूम में है। उसने प्रोजेक्ट की बातें छोड़कर उस लड़की के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया था। ये बात माया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन अनिरुद्ध को किसी के अच्छे लगने ना लगने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर कहा, क्या नाम बताया उन्होंने? रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया, कनिका और तनुजा। अनिरुद्ध बस मुस्कुराया और ओके कहकर रिसीवर रख दिया। कुर्सी पर बैठ सुकून की सांस ली, जैसे उसकी तलाश पूरी हो चुकी हो। फिर माया को देखकर कहा, हाँ तो माया, तुम क्या कह रही थी? माया ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा और बोला, हम बाद में बात करेंगे, अभी मीटिंग कंप्लीट करते हैं। अनिरुद्ध माया की बात सुनकर मुस्कुराया और प्रेजेंटेशन देने वाले ने एक बार फिर से डिस्कशन स्टार्ट कर दी। उस बिल्डिंग से निकलकर कनिका और तनुजा अपने ऑफिस के लिए चल पड़ी। ऑफिस पहुंचते ही बॉस ने सभी कर्मचारियों को एकत्र कर कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलवाया। शायद कुछ गंभीर बात थी। सभी हॉल में पहुंच खुसफुसाहट कर वजह जानने की कोशिश कर रहे थे। कनिका और तनुजा भी साथ में खड़ी थीं। कुछ देर बाद बॉस स्टेज पर आए और माइक के सामने खड़े होकर बोले, दोस्तों, मैं घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं करूंगा, बस सबको एक बेहद जरूरी खबर देनी है। हमने एक लंबा अरसा बिताया है यहाँ जॉब करके, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कंपनी की हालत पूरी तरह से डाउन हो गई है। अपने एक्सपेंसेज भी नहीं निकाल पाने के कारण कंपनी के मालिक यानी कि हम सब ने, बॉस ने ये फैसला लिया है कि वह ये कंपनी बेच देंगे। पूरी कॉन्फ्रेंस हॉल में खुसफुसाहट के स्वर तीव्र हो गए। सबको अपनी नौकरी पर खतरा मंडराता हुआ साफ नजर आ रहा था। कनिका भी बेहद गंभीर स्थिति में थी। आखिर चल क्या रहा है? कल ही तो उसने कंपनी के साथ 2 साल का एग्रीमेंट साइन किया था और अपनी कुछ महीनों की सैलरी भी एडवांस ली थी। फिर अगर कंपनी बिक जाएगी तो सभी लोगों की तरह उसकी जॉब भी चली जाएगी। फिर वह कंपनी को उनके पैसे कैसे लौटाएगी?
तनुजा उसकी मनोस्थिति समझ रही थी, लेकिन करती भी क्या। उसने बस कनिका का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था। बॉस एक बार फिर बोले, साइलेंट प्लीज। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो बड़ी कंपनी इस कंपनी को खरीद रही है, उन्हें भी नई रिक्रूटमेंट चाहिए, तो आप लोगों को एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर इंटरव्यू की प्रोसेस से गुजरना होगा। सारे एम्प्लॉय अब एक दूसरे से बातें करने लगे, कुछ कहने लगे। क्या मतलब पड़ता है कि हमें उनकी शर्तों पर काम करना होगा? इससे अच्छा है जॉब ही छोड़ देते हैं, कुछ कहने लगे। हो सकता है नई कंपनी का पैकेज ज्यादा हो, वो एक्सपीरियंस वाले इंसान को ज्यादा प्रायोरिटी दे। मामला 50-50 था। बॉस ने आखिरी बार सबको संबोधित किया और बोले, तो फैसला तुम पर है, तुम्हें जैसे काम करना है वैसा करो। अब सब अपने अपने काम पर जा सकते हैं। ये कहकर वह बॉस स्टेज से उतर गए। सारे एम्प्लॉय कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलकर अपने अपने केबिन में जाने लगे, लेकिन कनिका न जाने क्या सोचती रह गई। फिर दौड़कर अपने बॉस के पास आई, जो अपने केबिन की तरफ जा रहे थे। पास जाकर वह बोली, गुड आफ्टरनून सर। ओ कनिका, बोलो क्या बात है? सर फिर मेरा क्या होगा? मैंने तो कल ही उस एग्रीमेंट पर साइन किया है। अरे हाँ, ये तो बड़ी गंभीर बात है। फिर न जाने क्या सोचकर बॉस ने कनिका से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं एक बार हेड से बात करके देखता हूँ, शायद कोई काम बन जाए। फिर अगर तुम उस कंपनी में जॉब कर सकी तो ठीक, वरना तुम्हें कंपनी से ली हुई एडवांस सैलरी वापस लौटानी होगी। ये बात सुनकर कनिका डर गई, वह उदास हो गई। उसका उदास चेहरा देख बॉस ने कहा, देखो ऐसे उदास रहने से कुछ नहीं होगा। तुम बस ये प्रार्थना करो कि कंपनी की चयन प्रक्रिया में तुम पास हो जाओ, वरना दिक्कत हो जाएगी। आप सही कहते हैं सर। ये कहते हुए वह सर वहां से चले गए। तनुजा और कनिका कुछ देर वहीं खड़ी होकर उस शॉकिंग न्यूज पर बातें करने लगी, फिर वापस अपने केबिन के अंदर आकर बैठ गईं। शाम हो चुकी थी, मीटिंग खत्म हो गई थी। अनिरुद्ध अपने ऑफिस में बैठा बार बार मोबाइल को अनलॉक करके उस लड़की की फोटो देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उसे न जाने क्यों अंदर से बहुत खुशी हो रही थी। मीटिंग में भी उस इंसिडेंट के बाद से वह मुस्कुराए जा रहा था। उसकी तलाश पूरी हो गई थी, लेकिन उससे मिलकर वह क्या कहेगा, क्या बोलेगा? क्या वो उसे याद है जिसने उसकी जान बचाई? क्या वो उसे पहचान पाएगी? इतने दिनों से वह सोचता रहा कि शायद वह लड़की इस शहर की नहीं थी, लेकिन आज उसे साक्षात देख लेने पर उसे किस्मत पर और ईश्वर पर विश्वास हो रहा था। ऐसे ही न जाने कितने सवालों का समुद्री तूफान अनिरुद्ध के हृदय में उथल पुथल मचाए हुआ था। तभी ऑफिस के अंदर माया आई। उसकी ऊंची हिल्स की आवाज से अनिरुद्ध समझ गया। फिर टेबल पर रखी फाइल उठाकर पढ़ने का नाटक करने लगा। माया, हे अनिरुद्ध, अभी तक ऑफिस में ही हो, घर नहीं जाना क्या? अनिरुद्ध, अच्छा समय हो गया क्या? ओ, मैं काम में इतना व्यस्त था कि घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं गया। माया, हम सो तो है, तो फिर क्या प्लान है आज का? अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में डिनर कर सकते हैं। माया ने अनिरुद्ध के सामने प्रस्ताव रखा। अनिरुद्ध ने न जाने क्या सोचते हुए कहा, प्लीज माया, फिर कभी, आज मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह से बस काम काम काम। माया ने कहा, नो नो इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, तो चलो फिर साथ में घर चलते हैं। अनिरुद्ध बस माया से पीछा छुड़ाना चाहता था, सो अब कोई दूसरा बहाना सोचने लगा। फिर बोला, नहीं तुम निकल जाओ माया, मुझे थोड़ा और समय लगेगा। अब की बार माया अनिरुद्ध का इंटेंशन समझ गई और बोली, फाइन मैं जाती हूँ, टेक केयर, बाय। अनिरुद्ध ने बस हाथ हिलाकर उसे बिना देखे बाय किया और माया ऑफिस से निकल गई। शाम का वक्त हो चुका था। कंपनी के सारे कर्मचारी एक एक करके घर जा रहे थे। सबके चेहरे पर आशंकाओं की लकीरें थीं कि कल क्या होगा, उनकी नौकरी रहेगी या चली जाएगी। पर उससे भी ज्यादा किसी के चेहरे पर दुख, तकलीफ, मजबूरी और डर के भाव स्पष्ट झलक रहे थे। वह थी कनिका। उसके लिए तो ये जॉब भी एक सहारा था, फिर ऊपर से कंपनी की ओर निकल रहे पैसे भी उसे चुकाने होंगे। वह कैसे ये सब कर पाएगी? यही सब सोचते हुए वह अपने केबिन में सर पकड़कर बैठी थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब तनु उसके केबिन में आकर खड़ी होकर उसे निहारे जा रही है। अपनी दोस्त की तकलीफों को वह कैसे कम करे? तनु यही सब सोच रही थी। फिर धीमे स्वर में बोली, कन्नू घर चलें।
कन्नू, अरे तू आ गई। हाँ, मैं बस चलने की तैयारी कर रही थी। तनु, जो उसके हालातों से वाकिफ थी, वह अब अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखकर उसके सामने खड़ी हुई और बोली, कन्नू, क्या तुझे याद है जब मेरे पापा का देहांत हो गया था, किसी भी रिश्तेदार ने हमारी ओर देखा तक नहीं, तब तू ही थी जिन्होंने मेरी माँ और मेरे भाई को नया जीवन दिया, उन्हें अपनी परेशानियों के आगे घुटने नहीं टेकने दिए। जिसके सर पर पिता का हाथ नहीं था, उस लड़के को अंकल ने अपनी बेकरी में काम पर रखा और पूरा सहयोग किया। तुझे पता है तुझ में कितना हौसला है, ये सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। मुसीबतें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं और कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। कन्नू उसकी बात से सहमत हुई और बोली, काश तू लड़का होती। तनु ने विस्मित होकर पूछा, तो क्या होता? कन्नू ने कहा, तो मैं तुझसे शादी कर लेती। तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, छी, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। फिर दोनों सहेलियां एक साथ हंस पड़ी। उसे देखकर तनु ने कहा, ये है मेरी असली कन्नू, परेशानियों में भी मुस्कुराने वाली, हिम्मती और बहादुर। तूने कुछ खाया सुबह से? कन्नू ने कहा, नहीं यार भूख लगी है। तनु, पर तुझे तो भूख लगी है। तुझे पता है मेरा 1 kg वेट कम हो गया तेरी टेंशन लेते हुए। अब चले यहाँ से सीधे मिलन भैया के कैफे चलते हैं। कन्नू बोली, हम चल, इस बहाने मैं मिलन से भी मिल लूंगी। फिर दोनों ऑफिस से निकलकर स्कूटी पर बैठकर चल दी। जल्द ही दोनों कैफे पर पहुंच गईं। आज कैफे में काफी रौनक थी। लगभग हर टेबल पर कस्टमर्स बैठे हुए थे। वेटर्स अपना अपना ऑर्डर काउंटर पर लिखवा रहे थे। खाने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। कैफे की एक तरफ बैठा मिलन काम काज पर नजर बनाए हुए था। उसके पास बैठा मैनेजर ग्राहकों के बिल बनाकर दे रहा था। ये था मिलन का कैफे। बड़ी मेहनत से उसने शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क के किनारे अपना कैफे खोला था। कैफे जितना शानदार था, वहाँ का खाना भी उतना ही स्वादिष्ट। फिर मिलन का व्यवहार भी कुछ ऐसा था कि एक बार उसके यहाँ आने वाले कस्टमर दोबारा फिर उसी के कैफे में आना चाहता था। मिलन व्यवहार में जितना अच्छा था, देखने में भी उतना ही हैंडसम। सो कई लड़कियों के लिए तो वह आकर्षण का केंद्र था, जो वहां रोज मिलन के कैफे में डेरा डालकर बैठी रहती थी। और ये बात मिलन भी अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वह उन लड़कियों को घास तक नहीं डालता था। उसे अपने कैफे से मतलब और अपनी कमाई से मतलब। कन्नू और तनु ने कैफे में इतनी भीड़ देखी तो आश्चर्यचकित हो गईं। फिर कन्नू ने कहा, तेरा भाई तो बहुत पैसे छाप रहा है। तनु, मुझे भी देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है। रुक, कल ही भाई से बात करती हूँ। मुझे नई स्कूटी दिलवाए, मैं उसकी स्कूटी नहीं चलाने वाली। वह सब बातें कर ही रही थी कि मिलन ने उन दोनों को देखकर पुकारा, कन्नू तन्नू इधर। फिर हाथों का इशारा कर उन्हें अपने पास बुलाया। दोनों मिलन के पास पहुंची। मिलन ने मैन काउंटर के बगल में उनके लिए 2 चेयर लगवाई और फिर उनके साथ बैठकर बातें करने लगा। और बताओ, आज मेरे कैफे की याद कैसे आ गई? तनु ने बीच में से बात काटकर बोला, अब इतना फॉर्मली होने की जरूरत नहीं है, भूख लगी सो आ गए। मिलन, वैसे तुझसे कब पूछा मोटी, तू तो जन्मों की भूखी लगती है। मैं तो कन्नू से पूछ रहा था, मिलन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर तनु ने गुस्से में मुंह फुला लिया। कन्नू उन दोनों की बहस सुनकर हंसे बिना नहीं रह पाई। उसको हंसते देख दोनों भाई बहन भी हंस पड़े। मिलन बस एक टक कन्नू को देखता ही रह गया। फिर कन्नू बोली, मिलन थैंक यू। सुबह तुम दोनों जब माँ पापा के लिए खाना लेकर आए, मुझे सच में लगा जैसे चलो कोई तो है जिससे मैं अपने सारे दर्द और गम बांट सकती हूँ। इतना कहते हुए कन्नू सेंटी हो गई। मिलन ने उसे सेंटी देखकर कहा, तुम तन्नू की ही नहीं, मेरी भी एक अच्छी दोस्त हो कन्नू। और रही अंकल आंटी की बात, तो वो मेरे भी माँ पापा हैं। तुम थैंक यू बोलकर शर्मिंदा कर रही हो। कन्नू कुछ ना कह सकी। फिर तन्नू ने माहौल को हल्का करने के लिए बोला, भाई तेरा कैफे तो बड़ा जोरदार चल रहा है, क्या हमें यहाँ नौकरी मिल सकती है? मिलन, नजर मत लगा मोटी, और वैसे तुम्हारी जॉब को क्या हुआ जो तुम मेरे कैफे में नौकरी करना चाहती हो? हंसते हुए मिलन ने सवाल किया। अब तनु उसे ऑफिस में हुआ आज का इंसिडेंट सुनाने लगी। पूरी बात सुनकर तीनों खामोश थे। फिर मिलन ने दिलासा देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा कन्नू, भगवान पर भरोसा रखो। कन्नू ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मुझे पूरा यकीन है। फिर कुछ देर खामोश रहकर आसपास का माहौल देख कन्नू ने बचपन को याद करते हुए कहा, तुम्हें याद है हमारा बचपन, जब हम छोटे थे तो कैसे तीनों मिलकर बेकरी में पापा के साथ कस्टमर को हैंडल किया करते थे? तनु ने भी याद करते हुए कहा, हाँ वो दिन भी क्या दिन थे। मिलन उन दोनों की बातें सुनकर बोला, चलो फिर आज भी वैसा ही करते हैं।
तनु ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब भाई? अब मिलन ने उन दोनों को कैफे की प्रिंटेड एंड पेन दी और कहा, चलो बचपन की यादों को फिर से दोहराते हैं। सामने कस्टमर्स की लंबी लाइन लगी है। उंगली घुमाकर मिलन ने कैफे के बाहर खड़े कस्टमर की ओर इशारा किया, जिसे देखकर तनु और कन्नू मुस्काई और दोनों ने एनप्रेन पहन ली। फिर तनु ने कहा, चल कन्नू, आज दिखाते हैं हम इनको बैटरगिरी। इतना कहकर वह दोनों सहेलियां मैदान में उतर गईं। माया के जाने के कुछ देर बाद अनिरुद्ध भी ऑफिस से निकला। रिसेप्शन के पास से गुजरा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे पुकारा, सर सर, ये आपका चेक। अनिरुद्ध उसके पास आया और चेक लेकर लिफ्ट की तरफ गुनगुनाते हुए बढ़ा। फिर जल्दी ही कार में बैठकर अपने घर को चल दिया। आज वह समय पर घर पहुंच गया था। उसे जल्दी आता देख सोमा काका हैरान थे कि आज अनी बाबा को क्या हो गया, कुछ बदले से दिखते हैं। वह सोफे पर बैठे अनिरुद्ध के पास आए और बोले, क्या बात है अनी बाबा, कोई खुशी की बात हो तो मुझे भी बताइए। अनिरुद्ध, जो खुद में ही कहीं गुम था, उसने सोमा काका की बात सुनी ही नहीं। सोमा काका ने दोबारा आवाज दी, अनी बाबा, अनी बाबा। अब की बार अनिरुद्ध ने उन्हें सुना, पर उनकी बात का जवाब दिए बिना ही बोल पड़ा, काका खाने में क्या है? कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा है। काका बिल्कुल कंफ्यूज हो गए और अपना सिर खुजाते हुए बोले, आपने डिनर के लिए तो मना कर दिया था, सो मैंने भी कुछ नहीं बनवाया। उनकी बातें सुनते हुए अनिरुद्ध फिर कुछ गुनगुनाए जा रहा था। फिर कार की चाबी उठाकर सोफे से उठ खड़ा हुआ और बोला, कोई बात नहीं, मैं बाहर से कुछ खाकर आता हूँ। सोमा काका, जो अनिरुद्ध को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसकी बात सुनकर बस यही बोल पाए, जैसा आप चाहो अनी बाबा। अनिरुद्ध कार में बैठकर घर से बाहर आया। फिर मार्केट में जाकर कोई अच्छा सा कैफे या रेस्टोरेंट ढूंढने लगा। जल्द ही उसे सड़क किनारे एक बहुत अच्छा कैफे दिखाई दिया, जहां से खाने की बेहतरीन खुशबू उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। उसने उस कैफे के सामने कार पार्क की और कोट उतारकर गाड़ी में ही छोड़ दिया। फिर कार बंद करके कैफे के अंदर एक कॉर्नर वाली टेबल पर जा बैठा। सामने कांच से चलती सड़क का दृश्य स्पष्ट नजर आ रहा था। अनिरुद्ध ने एक नजर कैफे में घुमाई, जो बड़ा ही सुंदर और साफ सुथरा मालूम पड़ता था। उसने टेबल पर रखा मेनू उठाकर अभी पढ़ा ही था कि तभी किसी लड़की ने उसके पास आकर कहा, वेलकम मिलन कैफे, तो बताइए सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? अनिरुद्ध ने एक नजर उठाकर उस लड़की को देखा। उसके हलक में न जाने क्या अटक गया, बोल फूट ही नहीं रहे थे। उसकी मनोस्थिति बड़ी ही चौंकाने वाली थी। दिल इतनी जोर से धड़क उठा मानो जैसे हलक में फंस गया हो। अनिरुद्ध कुछ बोल ना सका, बस टकटकी लगाए उस लड़की को देखे जा रहा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि कनिका थी। उसे बहुत ऑकवर्ड लगा। उसने एक बार फिर बोला, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, बताइए। घबराया सा अनिरुद्ध हकलाते हुए कहने लगा, क ना। कनिका कुछ भी समझ नहीं पाई। वह बोली, क्या? मैं समझी नहीं। अब अनिरुद्ध ने खुद को संभाला और टेबल पर रखे गिलास में से एक घूंट पानी पीकर कहा, सॉरी, एक कॉर्न सूप और एक चीज सैंडविच, साथ में एक कॉफी। कनिका ने उसका ऑर्डर नोट किया और कहा, सर आप 15 मिनट वेट कीजिए। अनिरुद्ध ने ओके में सर हिलाया और कनिका वहां से चली गई। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देख रहा था। इस 15 मिनट में अनिरुद्ध ने लगभग 50 बार नजर घुमाकर कनिका को देखा था। जब भी कनिका कोई दूसरे काम में लग जाती, जैसे कैफे में बैठे अन्य कस्टमर से ऑर्डर ले रही होती या उनका खाना अन्य वेटर से सर्व करवा रही होती, तब मौके का फायदा उठाकर दूसरों से नजर चुराते हुए अनिरुद्ध उसे देख रहा था। अनिरुद्ध को इस तरह से आंख में चौली करते हुए तनु ने देख लिया। उसने दूर खड़ी कन्नू को काउंटर के पास बुलवाया और एक कोने में ले जाकर कहने लगी, कन्नू एक बात पूछनी है, क्या तू उस कॉर्नर वाली टेबल पर बैठे लड़के को जानती है? कन्नू, ऐसा क्यों पूछ रही है? सिर्फ तुझे ही देखे जा रहा है। रुक रुक, पीछे मत देखना, अभी भी देख रहा है। कन्नू जो पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, उसने तनु की बात मानी और नहीं देखा। फिर अपने बालों को संवारने के बहाने उसने पीछे मुड़कर देखा। पल भर के लिए अनिरुद्ध की आंखें कनिका की आंखों से टकराईं। अनिरुद्ध ने झट से चेहरे को दूसरी तरफ घुमाया और आंखें इधर उधर मटकाकर सीटी बजाने लगा। कनिका को समझते देर नहीं लगी। उसने तनु से बोला, छोड़ जाने दे। तनु ने भड़क कर कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दे, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा जरा बता, तो इसने क्या ऑर्डर किया है? कन्नू ने उसे बताया। फिर सब जानने के बाद वह बोली, अच्छा जब वेटर इसका ऑर्डर लेकर बाहर आए तो मुझे बता देना।
कन्नू ने कंफ्यूज होकर पूछा, पर तू करना क्या चाहती है? तनु, अभी तुझे पता चल जाएगा, बस उसका ऑर्डर तू सर्व करना। कन्नू ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, जैसा तू कहे। फिर 15 मिनट बाद एक वेटर उस कॉर्नर वाली टेबल का ऑर्डर किचन से लेकर बाहर आया। कन्नू ने झट से उसके ऑर्डर की ट्रे ली और तनु के काउंटर पर ले आई। तनु ने सबकी आंखों से बचते हुए उस कॉर्न सूप में बहुत सारी चिली फ्लेक्स और सैंडविच में ढेर सारा नमक डाल दिया। कन्नू ने ये सब करते हुए कहा, ए क्या कर रही है, मत कर, मिलन गुस्सा होगा। तनु, जब गुस्सा होगा तो देख लेंगे, अभी तो तू ये जाकर उसको दे आ। कन्नू, पर मैं ही क्यों यार? तनु, ताकि उसको पता चल सके कि उसने किससे पंगा लिया है। कन्नू अब थोड़ा घबराई और ट्रे हाथ में लेकर कॉर्नर वाली टेबल की तरफ बढ़ चली। अनिरुद्ध ने जब उसे अपना ऑर्डर लेकर आते हुए देखा तो संभल कर बैठ गया और थोड़ा मुस्कुराया। कनिका ने उसका ऑर्डर सर्व किया और एंजॉय इट कहकर वहां से चली गई और काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई। अनिरुद्ध ने जैसे ही एक बाइट सैंडविच खाया, पूरा मुंह खारा हो गया। दूर खड़ी तनु और कन्नू अब अनिरुद्ध को देख रही थीं और मन ही मन मुस्कुराए जा रही थीं। अनिरुद्ध, जिससे वो सैंडविच करने वाला न उगला जा रहा था न निगला जा रहा था, वह बस सोच रहा था कि क्या करे। जब उसने उन दोनों को काउंटर पर खड़े मुस्कुराते हुए देखा तो सब समझ गया। फिर दूर से हंसते हुए उसने जैसे तैसे उस सैंडविच का एक बाइट अपने पेट में डाल लिया। फिर सैंडविच एक तरफ सरका दी। अब बारी थी कॉर्न सूप की। अनिरुद्ध ने सूंघकर देखा, वह अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था, सो उसने सूप को थोड़ा चखकर देखा। चखते ही वह समझ गया और मुस्कुराते हुए सूप एक तरफ सरका दिया। अब सिर्फ कॉफी बची थी, लेकिन उसने वह भी नहीं पी। फिर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। कन्नू और तनु अपना अन्य काम निपटाने लगी। रात काफी हो गई थी, सब कर्मचारी अपने समय से निकल गए थे। अब बस बचे रह गए थे कन्नू, तनु और मिलन, साथ में अपनी कॉर्नर की टेबल पर बैठा अनिरुद्ध। जब मिलन ने देखा कि एक कस्टमर अभी भी कैफे में बैठा है तो उसके पास जाकर कहने लगा, सॉरी सर, बट अब कैफे बंद होने वाला है। अनिरुद्ध, ओके, तो कितना बिल हुआ मेरा? मिलन, आप इधर काउंटर के पास आइए। अब अनिरुद्ध मिलन के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। काउंटर के पास ही कन्नू और तनु खड़े होकर जाने की तैयारी कर रही थीं। अब मिलन ने अनिरुद्ध को जल्दी से बिल बनाकर दिया। बिल देखते ही अनिरुद्ध पास खड़ी कन्नू और तनु को सुनाने लगा, आपके यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, क्या मुझे आपका कार्ड मिलेगा? अगर कभी मुझे अपने यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज करनी हो तो मैं आपको ही कांटेक्ट करूंगा। मिलन ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ सर, प्लीज आप हमें ही कांटेक्ट कीजिएगा, ये रहा मेरा कार्ड। इतना कहकर उसने कार्ड अनिरुद्ध के हाथों में रख दिया। फिर अनिरुद्ध अलविदा कहकर वहां से चल दिया। कन्नू और तनु दोनों उसे देखे जा रही थीं। फिर तनु ने खुसफुसाकर बोला, पक्का ढीठ है ये इंसान। उसकी इस बात पर कन्नू मुस्कुरा पड़ी। उनको मुस्कुराता देख मिलन ने कहा, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है, मुझे भी बता दो। तनु, कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक जोक याद आ गया। फिर मिलन ने कन्नू से कहा, कन्नू तुम दोनों घर चलो, मैं आंटी को हॉस्पिटल में खाना देकर आता हूँ। ये कहते हुए मिलन हॉस्पिटल की तरफ खाना लेकर निकल गया और कन्नू तनु अपने घर की तरफ चल पड़ी। अभी वह स्कूटी से थोड़ी दूर पहुंची होंगी कि उन्हें सामने अनिरुद्ध नजर आया, जो एक ठेले पर खड़े होकर चाउमीन खा रहा था। क्योंकि कैफे के खाने में तनु ने एक्स्ट्रा जायका मतलब बहुत सारी मिर्च और नमक ठूस कर डाल दी थी, इसलिए वह अपने पेट की आग को शांत करने उस चाउमीन के ठेले पर खड़ा था। कन्नू को ये देखकर काफी बुरा लगा। उसने तनु से स्कूटी रोकने को कहा और बोली, यार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, वो लड़का कितना भला था, मिलन से हमारी शिकायत करने के बजाय वो तो उल्टा खाने की तारीफ कर रहा था। तनु, तो उसमें क्या बात है यार, तू इतना क्यों सोचती है? कन्नू, अरे देख, उसे सच में भूख लगी थी जो वापस यहाँ आकर चाउमीन खा रहा है। हमने अच्छा नहीं किया यार उसे परेशान करके। तनु, हाँ तो खाने देना, अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ हुआ। कन्नू, चल आजा। तनु, पर कहाँ? कन्नू, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करते हैं। तनु, क्या यार, तुझसे बड़ी परेशान हूँ मैं। कन्नू हौले से मुस्कुरा दी। फिर दोनों उस चाउमीन के ठेले के पास गए। कन्नू ने बोला, भैया 2 प्लेट चाउमीन लगा देना। उसकी आवाज सुनकर
चाउमीन पर कंसंट्रेट कर रहे अनिरुद्ध ने अपना चेहरा उठाकर देखा तो सामने कनिका दिखाई दी। अनिरुद्ध ने अब अपनी प्लेट को थोड़ा और नजदीक करके मुस्कुरा दिया। कनिका ने भी उसे एक स्माइल दी। तनु ने उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनते हुए कनिका को चिकोटी काट ली और उसके कान में फुसफुसाई, क्या कर रही है, सुना नहीं क्या? New L'Oréal Paris Glycolic Bright Serum. हंसी तो फंसी, लेकिन कन्नू ने जवाब में बुरा सा मुंह बनाते हुए देखा। तनु समझ गई और चुप ही रही। जल्दी ही ठेले वाले ने उन्हें 2 प्लेट चाउमीन दिया और वह दोनों एक तरफ बैठकर खाने लगी। कनिका बार बार अनिरुद्ध की तरफ देख रही थी। अनिरुद्ध भी कनिका को देखकर बार बार चाउमीन खा रहा था, या फिर कहिए चाउमीन चुंग रहा था। तनु ने जल्दी से अपना चाउमीन खत्म किया और कनिका से बोला, हो गया क्या, या फिर अभी और रुकना है? कनिका जो अनिरुद्ध को देखते हुए चाउमीन खा रही थी, अब तनु की बात सुनते ही एक साथ बड़ा सा बाइट मुंह में भरकर जल्दी से चाउमीन खत्म किया। फिर तनु ने ठेले वाले से पैसे पूछे, लेकिन कनिका ने कहा, मैं देती हूँ, तू रहने दे। फिर दोनों ने जल्दी से पेमेंट किया और स्कूटी से निकल गईं। उनको जाते हुए अनिरुद्ध बहुत देर तक देखता रहा। जब वह आंखों से ओझल हो गई तो फिर न जाने क्या गुनगुनाते हुए उस चाउमीन के ठेले के पास आया और बोला, हाँ भैया ये लो पैसे। ठेले वाले ने कहा, नहीं आपका तो पेमेंट हो चुका है। अनिरुद्ध ने अचंभित होकर पूछा, किसने किया? ठेले वाला, वो जो मेम साहब यहाँ से गई ना, उन्होंने ही पेमेंट कर दिया आपका भी। अनिरुद्ध हौले से मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर से मिलने का वादा कर गई। फिर अपनी कार की तरफ बढ़ चला। जल्दी ही तनु और कनु अपने घर पहुंच गईं। तनु ने उससे कहा, अब क्या करेगी अकेले घर में, चल मेरे घर पर। कनु, अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तनु, ठीक है, रहने दे, मुझे पता है तुझे अकेले सोने में डर लगता है। उसकी बातें सुन कन्नू मुस्कुराने लगी, फिर बोली, अच्छा ठीक है, चल आज तेरे घर सो जाती हूँ। तन्नू उसकी ये बात सुनकर खुश हो गई, फिर बोली, पर माँ से मेरी शिकायतें मत लगाना। कन्नू, कभी लगाई हैं क्या जो आज लगाऊंगी? तनु, तभी तो तू मेरी बेइज्जती है। इतना कहकर तनु अपने साथ कन्नू को घर ले गई। बाहर दरवाजे पर ही तनु की माँ मालती खड़ी थी। दोनों को देखकर बोल पड़ी, इतनी देर से कहाँ पर थी? तुम्हारा ऑफिस तो जल्दी छूटता है ना? तनु ने माँ को छेड़ने के लिए कहा, वो क्या है माँ, हम दोनों डेटिंग पर गई थी। माँ बिल्कुल भड़क गई और बोली, तेरा कोई भरोसा नहीं, पर मैं कन्नू की गारंटी ले सकती हूँ। क्यों कन्नू, सही कहा ना मैंने? कन्नू मालती आंटी की बातों को सुन मुस्कुरा दी। सब घर के अंदर आ गए थे। फिर मालती आंटी ने उसके छोटे भाई की तबीयत के बारे में पूछा। कन्नू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब सही है आंटी, मिलन गया है उनसे मिलने। कुछ देर बाद मिलन भी घर आ गया। सबने मिलकर खाना खाया और कन्नू तनु के साथ उसके रूम में सोने चली गई। इधर अनिरुद्ध भी मुस्कुराते हुए न जाने क्या ख्वाब बुने जा रहा था। वह कार से सीधे घर पहुंचा और अपने कमरे में सोने चला गया। जब रात के 1 बज रहे थे तो सोमा काका को किचन से अजीब सी आवाजें आईं, जैसे कोई किचन में कांटे छुरी चला रहा हो। सोमा काका ने उत्सुकता बस जाकर देखा, वहां अनिरुद्ध था, जिसका वो बाहर का चाउमीन खाकर पेट में दर्द हो रहा था। वह अपना पेट पकड़कर बस कराहे जा रहा था। सोमा काका उसे देखते ही बोल पड़े, अरे अरे अनी बाबा, क्या हो गया आपको? अपने पेट को पकड़कर अनिरुद्ध बोला, कुछ नहीं काका, बस थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, लगता है खाना हजम नहीं हुआ। सोमा काका, अरे कितनी बार आपसे बोला है बाहर का खाना मत खाइए, पर आप मानते ही नहीं। आप इधर बैठिए, मैं समझ गया आपकी परेशानी। सोमा काका ने सामने रखी चेयर पर अनिरुद्ध को बैठाया और खुद उसके दर्द निवारण के लिए कुछ बनाने लगे। उन्होंने गैस पर गर्म करने के लिए थोड़ा पानी रखा, उसमें ढेर सारी सौंफ डालकर उसे अच्छी तरह से उबाला। फिर एक गिलास में उस पानी को छानकर उसमें काला नमक डाल दिया। ये पानी उन्होंने अनिरुद्ध को पीने के लिए दिया। अनिरुद्ध ने सारा पानी पी लिया। कुछ ही मिनटों में उसका दर्द गायब हो गया। सोमा काका के रामबाण इलाज ने चंद मिनटों में उसके दर्द का निवारण कर दिया था। अनिरुद्ध ने कहा, धन्यवाद काका, अब मैं सोने जाता हूँ। सोमा काका, जी ठीक है। ये कहते हुए अनिरुद्ध सोने चला गया और सोमा काका भी अपने रूम को चले गए। सुबह के लगभग 7 बजे अनिरुद्ध का फोन बज उठा। उसने ब्लैंकेट के अंदर से हाथ बाहर निकालकर फोन उठाया और बिना देखे कॉल रिसीव कर बोला, हेलो कौन?
फोन शायद माया का था। उधर से माया ने न जाने क्या बोला, जिसे सुनकर अनिरुद्ध उठकर बैठ गया और बोला, हाँ बस मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी तैयार होकर बिना नाश्ता करे घर से निकल गया। सोमा काका पीछे से आवाज देते रह गए, लेकिन वह नहीं रुका। ऑफिस पहुंचकर उसने देखा कि माया कुछ लोगों के साथ लॉबी में खड़ी होकर उसका वेट कर रही थी। अनिरुद्ध जल्दी से उसके पास पहुंचा और बोला, हाँ माया बोलो। माया ने अपने पास खड़े एक जेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा, अनिरुद्ध इनसे मिलो, ये हैं मेहता एंड मेहता सन्स के मालिक, जिनकी कंपनी को हम खरीदना चाहते हैं, लेकिन उस कंपनी को बेचने के बजाय ये हमारे साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हैं। अनिरुद्ध, तुमने इन्हें प्रोजेक्ट की वैल्यू बताई? माया, हाँ मैंने सब क्लियर कर दिया है पहले ही, लेकिन ये चाहते हैं कि तुम इनकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इनकी कंपनी को सहयोग करो। अनिरुद्ध अब सीधे उस आदमी से मुखातिब हुआ और कहने लगा, देखिए मेहता सर, जितनी हमारी प्रोजेक्ट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट भी उतना लगेगा। क्या आप तैयार हैं तो हम आपकी कंपनी में इंटरफेयर करके न्यू प्लेसमेंट डायरेक्ट करते हैं। उस आदमी ने कुछ सोचकर कहा, पर मेरी एक शर्त है। कर बताइए। आइए ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। फिर सभी लोग अनिरुद्ध के ऑफिस में पहुंच गए। अब मिस्टर मेहता ने अपनी बात रखी, मेरी शर्त ये है कि आपको हमारे ऑफिस से ही पूरा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करना होगा। अनिरुद्ध, मतलब? मिस्टर मेहता, मतलब कि अनिरुद्ध जी, आपको और माया मैडम को हमारी कंपनी ऑफिस से ही पूरा काम करवाना होगा, ना कि अपने ऑफिस से। अनिरुद्ध कुछ सोचने लगा। उसे लगा कि मिस्टर मेहता शायद काम को लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, फिर इस वजह से वह इतनी अच्छी पार्टनरशिप को कैसे छोड़ दे। उसने कुछ देर बाद कहा, ठीक है मिस्टर मेहता, आज से आपकी कंपनी में भी मेरा एक केबिन बनवा दीजिए। मिस्टर मेहता खुश हो गए और बोले, आपके साथ माया मैडम का भी केबिन रेडी है। अनिरुद्ध, फिर हम आज से ही न्यू प्लेसमेंट करना शुरू करते हैं। क्यों माया, तुम नए एम्प्लॉय को मौका दोगी या फिर किसी एक्सपीरियंस पर्सन को? माया ने कहा, दोनों ही देख लेंगे। जो काबिल होगा उसके हाथों में जॉब होगी। तो फिर चलें हम मेहता एंड मेहता कंपनी के ऑफिस। दोनों ने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाकर उन्हें थैंक यू कहा और उनके साथ उनकी कंपनी की ओर बढ़ चले। समय बहुत ज्यादा हो गया था। कन्नू बार बार तनु को सुना रही थी, इतनी देर तक सोती रहेगी, देख ले अब, आज तो लगता है जॉब हाथों से गई ही समझो। तनु, अरे तू इतना क्यों फिक्र करती है? ये जॉब नहीं रही तो किसी और जगह रिज्यूम देकर ट्राई करेंगे। कन्नू ने पल भर तनु को घूरते हुए देखा, जैसे वह उसे अपने हालातों से वाकिफ करवाना चाहती हो। तनु समझ गई और दोनों जल्दी से रेडी होकर ऑफिस पहुंचे। ऑफिस में आज बड़ा ही भागम भाग का माहौल था, जिसे देखकर वह अपने जनरल मैनेजर की केबिन की तरफ बढ़ चली। तनु ने हिम्मत करके कहा, देख कन्नू, हम लेट पहले ही हो गए हैं। यहाँ तो हर किसी को अपनी जॉब बचाने की पड़ी है। मुझे तो लगता है जैसे आज हमारी जॉब गई। कन्नू, ऐसा बोलकर क्यों डराती है? चल अब सीधे बॉस के पास चलते हैं। बात करते करते दोनों केबिन के पास जा पहुंची। केबिन का दरवाजा नॉक करते हुए कन्नू ने कहा, मे आई कम इन सर? अंदर से किसी ने आवाज दी, यस। दोनों ने केबिन का दरवाजा खोला तो सामने वही युवक बैठा था जिसको कल शाम इन दोनों ने चिली फ्लेक्स वाला कार्न सूप और ढेर सारे नमक वाली चीज सैंडविच खिलाई थी। उस युवक को देखकर दोनों दंग रह गईं। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।